हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज हम आप सभी के लिए हमारे क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लेकर आए हैं, जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए एक नज़ीर बन गया। आखिर ऐसा कौन सा केस है आप लोग ने देखा होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली केस लगातार आते ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल एक टाइम आया था 2017, 18, 19 का, जब बहुत ही लीडिंग हमारे 4-5 केस ज़बरदस्त आए थे। अब भी आते, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिद्धांत बन जाते हैं, नज़ीर बन जाते हैं। जैसे पुत्ता स्वामी का मामला आया था 2017 का, अपने टाइम का बहुत फेमस प्रश्न था और हमेशा एग्जाम में भी घूमा। उसके अलावा कॉमन कॉज का मामला जो आपका पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन को लेकर के था 2018 का, बहुत महत्वपूर्ण केस था आपका। तीसरा केस आपके सामने है जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक था आपका नवतेज सिंह जौहर का मामला 377 को, जिसमें आंशिक रूप से संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज इस केस में हम आपको बताने वाले हैं ऐसा एक केस जिसने आईपीसी के बरसों पुरानी चली आ रही प्रथा को खत्म कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया। तो कौन सा है वो केस? वो है जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का मामला है ये। 5 जजेस की बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की होगी। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 145 के अंतर्गत किया हुआ है। किस आखिर कौन सी प्रोविज़न को आईपीसी के को इसमें जो है इनवैलिड असंवैधानिक माना? तो वो प्रोविज़न था आपका इंडियन पिनल कोड का 497 सेक्शन, जो एडल्ट्री को ऑफेंस मानता था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? क्योंकि ये दो तरीके से जो था डिस्क्रिमिनेशन करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे? क्योंकि देखिए, अब तो ये नहीं है बिल्कुल, अब बीएनएस में भी इस तरह का प्रोविजंस नहीं है। बीएनएस में तो अब आपका नेचुरल ऑफेंसेस भी नहीं है, 377 जैसा कोई प्रावधान भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पर देखिए क्या था कि क्योंकि 2019 में ही आपका संवैधानिक घोषित किया गया, उससे पहले तो ये आपका लागू था। इसमें क्या था कि अगर कोई जो मैरिड वुमेन है, यानी कि शादीशुदा महिलाओं पर के लिए ही ये काम का सेक्शन था कि अगर जो मैरिड वुमेन है वो आपका जो है अपने हस्बैंड से अलग किसी व्यक्ति के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहती है, तो वो जो व्यक्ति था जिसके साथ वो रहती थी वो अपराधी होता। कौन होता? तो कौन माना जाता? वो व्यक्ति क्रिमिनल होता। और इसमें विक्टिम कौन था? केवल हस्बैंड था, वो ही सूट फाइल कर सकता था। तो यहाँ पर दो चीज़ें थी, महिला का यहाँ पर कोई रोल नहीं था, ना तो विक्टिम थी ना एक्यूज थी, कुछ भी यहाँ पर नहीं रखा। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या भाई, यहाँ तो महिलाओं को प्रिविलेज दे दिया कि भाई वो महिला भी तो अपनी कंसर्न से, सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी ना, तो फिर उसको दोषी क्यों माना? आदमी को क्यों माना भी है? तो अपने आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वो चीज़ अलग है भाई। आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे, क्या केवल किसी मैरिड वुमेन का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी? क्या किसी मेल का नहीं हो सकता भाई? ध्यान से सुनिएगा बात, क्या किसी मेल का नहीं हो सकता? क्या केवल वुमेन का ही होता था? वुमेन का तो हम 10% 20% मान सकते हैं भाई, पुरुष का तो 80% है, फिर वो दोषी क्यों नहीं? ऐसा कोई प्रोविज़न महिला के लिए क्यों नहीं बनाया गया कि अगर उसका पति जो है उसके अलावा अदर किसी महिला के साथ मतलब जो विवाहित पुरुष है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहता है, तो वो मानो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपने थ्योरिकल तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से किसी भी चीज़ में उसको आपने जो है अपराध नहीं माना। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात, यहाँ पर जो वुमेन थी उसको किसी प्रकार का राइट नहीं ना, तो आप उसे एक्यूज बना रहे हो, ना आप उसे जो विक्टिम की साइड में लेकर जा रहे हो, कुछ भी आपने उसके लिए नहीं किया। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दर्शाता था भाई, ये बात ये नहीं है कि भाई महिलाएं तो अपराध करके भी बच गई, वो तो जिस पुरुष के साथ रह रही थी उस पुरुष को दोषी माना। तो वही वाली बात जो मैंने अभी कही कि महिलाएं तो चलो 20% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती थी, लेकिन जो पुरुष हैं वो तो 80% थे भाई। उनके लिए आपने ऐसा कोई भी प्रोविज़न क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, तो अब मेन बात यहाँ पर इस प्रोविज़न की क्या थी? इस प्रोविज़न का मेन पर्पस क्या था कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, इसीलिए वो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये महिलाओं के लिए कानून बनाया, पुरुषों के लिए नहीं बनाया। इसको लेकर के आपका सारा मैटर है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? तो ये पीआईएल के माध्यम से गया था, ठीक है, पीआईएल के थ्रू गया था, याद रखिएगा। और उसको चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति इंडियन रेजिडेंस का नहीं था तो इंडियन, वो केरल का केरल मूल से था, लेकिन वो एक एनआरआई था, नॉन रेजिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है। एनआरआई था वो जिसने चुनौती दी, वो इटली में रहता था, यानी कि केरल का मूल का था, फिलहाल इटली में रहता था, जिसने इसको चुनौती दी। किसके माध्यम से? पीआईएल के माध्यम से। वही सारी चीज़ें इसमें निकल कर के आई आपकी कि जो आपका आर्टिकल 497 है वो क्या कर रहा है भाई, जो 497 है
वो जिसमें एडल्ट्री दी गई थी वो डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, इन सब का जो है उल्लंघन करता है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को केवल पैसिव ऑब्जेक्ट माना जाता है कि पति उसका मालिक होगा। और यही इस केस में कहा गया था जोसेफसाइन के मामले में कि महिला जो है पुरुष की संपत्ति नहीं है। जब आप पूरा फैक्ट पढ़ के देखेंगे तो उसमें सिंपल लिखा था कि महिला जो है पुरुष की संपत्ति नहीं है। उसके बाद प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन था 1833 में आपका बना था लॉर्ड मैकाले के टाइम पे। आईपीसी हमारे 1860 की बनी थी, लेकिन जब स्टार्टिंग में ड्राफ्ट तैयार हुआ आईपीसी का, उसमें 497 जैसा कोई प्रोविज़न आईपीसी में नहीं रखा गया, उसके बाद इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या थी, पति के परामर्श देने पर ये ऑफेंस नहीं होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहला केस आया और पहले केस में इसको इनवैलिड असंवैधानिक घोषित कर दिया। नहीं भाई, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के और भी बहुत से डिसीजन आए, लेकिन इनमें सबको 497 में वैलिड माना। और अगर आप इन केसेस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये केसेस तो आपने बिल्कुल पढ़े हैं। आर्टिकल आपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में भी आप पढ़ के आए हो, 21 में भी पढ़े हैं, आपने भी आईपीसी में भी पढ़े थे, यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था 1954 का। उसके बाद आपका आता है सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का केस। फिर आता है वीर रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का केस। तो सारे केसेस आपने पढ़े हुए, सारे केसेस आपके डिपेंड है। और लेकिन ये आपका 1988 तक की बात है, उस टाइम इसको रखना ज़रूरी था। उसमें इनका कहना था कि वैवाहिक जैसी पवित्र संस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रोविज़न होने चाहिए। लेकिन भाई इन्हें ये नहीं पता कि वह जैसी वैवाहिक संस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रोविजंस दोनों के लिए होने चाहिए, केवल किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसा उसमें कहा कि उस वक्त महिला को केवल एक पैसिव ऑब्जेक्ट माना जाता था पति के लिए, और यहाँ पर समय का परिवर्तन हुआ क्योंकि हमारा जो लॉ है, क्योंकि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है, चीज़ें स्थिर नहीं रहती हैं, परिवर्तनशील है। सोच बदली, समाज बदला, चीज़ें बदली, और समय परिवर्तन के साथ इसको राइट टू आपका प्राइवेसी आया। और उन सब चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल 14 का इसको उल्लंघन बताया, इक्वलिटी बिफोर लॉ के समक्ष। फिर 15 है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इसमें कहा गया। 21 डिग्निटी, प्राइवेसी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप कहा गया। ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स को इसमें इंक्लूड करते हुए सारी बातें कही गई। और फाइनली इसमें क्या कहा कि भाई ठीक है, इसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इसको एक सिविल रोंग बना देते हैं, मतलब डिवोर्स का ग्राउंड बना देते हैं। तो जो जोसेफसाइन के केस में ये कहा गया था कि जो आपका एडल्ट्री है वो अब अपराध तो नहीं है, ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होगा, लेकिन उसे एडल्ट्री यानी कि एडल्ट्री को डिवोर्स का ग्राउंड बनाया जाएगा। तो आप लोग जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 13 वाला, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एडल्ट्री को पहले से भी ग्राउंड्स था और अभी ये आज बीएनएस से ख़त्म हो गया, आईपीसी से संवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन एज एन एडवोकेट डिवोर्स के लिए जो है इसको ग्राउंड्स बनाया जाता रहेगा। इस बेंच में जो 5 जजेस थे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, क्योंकि अपकमिंग जो हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है उसमें जजेस के नेम भी पूछ ले जाते हैं। तो आपका उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, जस्टिस AM आपका खानविलकर रहे, और जस्टिस RF नरीमन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ रहे, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो ये इसमें 5 जजेस की बेंच में सारे जजेस इंक्लूड थे। अब इसी तरह के यदि आप चाहते हैं इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज या वीडियोस जो लीगल फैक्ट पर डिपेंड होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें, तो ऐसा तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।